क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तथा कुपोषण के अंतः संबंध को बताते हुए उनके पारस्परिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संक्रमण क्या होता है? संक्रमण इन्फेक्शन, कुपोषण माल न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में डिस्कशन की थी उसमें हमने ये चीज़ सीखी कि अगर स्वास्थ्य सही होने का मतलब क्या है कि जहाँ पे सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में लिया जा रहा है अपने भोजन में, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति होगी। जहाँ पे कम मात्रा में भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा? कुपोषण हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। और जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा? अति पोषण हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रश्न है हमारे सामने, माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? तो देखें, ये इस चीज़ को भी आपने आसान भाषा में समझना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरह से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अपने घर में ध्यान दीजिए आप, या अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि जब कभी भी आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, मान लीजिए पेट खराब हो जाता है या बुखार हो जाता है, तो उस स्थिति की कल्पना करके देखिए कि उस वक्त हम क्या करते हैं। अपने खाने पीने का क्या क्या होता है हमारे खाने पीने के साथ। हमें ज़रा सा भी सिर दर्द हो जाए, थोड़ा बुखार हो जाए, तो हमारा क्या हो जाता है? खाने पीने का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, हम अपना खाना पीना कम कर देते हैं। ठीक है, हम अपना खाना पीना कम कर देते हैं। क्या कहते हैं? मन नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, अब प्रश्न के रूप में ध्यान में रखो कि जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन आएगी, जब भी हमारे शरीर को रोग लगेगा, संक्रमण होगा, तो वो डायरेक्ट असर किस चीज़ पे डालेगा? वो हमारे खुराक पे, हमारे भोजन पे असर डालेगा। ठीक है जी। अगर हमारे भोजन पे असर डालेगा तो क्या हो जाएगा कि हम भोजन कम मात्रा में लेंगे, कम मात्रा में लेंगे, या कोई एक चीज़ हम खानी शुरू कर देंगे कि हाँ हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम हल्का फुल्का कोई एक चीज़ खानी शुरू कर देते हैं, कोई फ्रूट लेना शुरू कर देते हैं, या हल्की फुल्की रोटी वगैरह खानी शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? उसमें सभी तरह के पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। अगर सभी तरह के पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी तो शरीर को ताकत कहाँ से मिलेगी? तो हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी, कुपोषण की ओर चले जाएंगे, या क्या हो जाएगा कि हम और संक्रमित होते जाएंगे और बीमारी से ग्रस्त होते जाएंगे। ये तो हो गया ये कंसेप्ट, ये सोचने की बात कि अगर हमारे शरीर को संक्रमण हो जाए, बीमारी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो हमारा खाने पीने पे असर चला जाता है। ठीक है, हमारे खाने पीने का सिस्टम बिगड़ जाता है, कम खुराकी पदार्थ जो है हम वो लेने शुरू कर देते हैं। अब इसका एक विलोम देखते हैं, उल्ट देखते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड इसकी क्या है? वो ये है कि देखें, जब हम भोजन कम मात्रा में लेंगे, जब हम किसी चीज़ से परहेज़ करना शुरू कर देंगे, पोषक तत्वों की कमी आनी शुरू हो जाएगी शरीर में, तो फिर क्या होगा? अगर हमारा खाना पीना कम है तो हमें रोग लग जाएगा, हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगी। हम ये सोच के देखो कि अगर 4-5 दिन हम खाना ना खाएं, ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि आपके घर में लड़ाई हो गई, ठीक है, बच्चों की लड़ाई हो गई या आपकी लड़ाई हो गई, आपने खाना पीना छोड़ दिया है, तो क्या होगा? आपको ताकत मिलेगी? आपकी हेल्थ जो है सही रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, वो एक दिन आप निकाल सकते हो, एक दिन भी क्या है कि कुछ लोग तो मेरे जैसे वो खाना छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसी तरह ऐसा है कि खाना छोड़ देंगे, भोजन छोड़ देंगे, तो उसका डायरेक्ट असर क्या पड़ेगा? हमारे शरीर पे पड़ेगा, हमारा शरीर संक्रमित हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, या कोई और बीमारी लग जाएगी, बुखार हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, तो स्थिति क्या हो जाएगी? बीमारी की बन जाएगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक बार आप मोटे तौर से देखो, यही आधार है। जो भी प्रश्न में आगे जितनी भी बातें हैं उसका आधार यही है कि अगर आप खाना पीना छोड़ोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर
अब दूसरा पहलू देखो कि अगर आपके शरीर में कहीं से इन्फेक्शन आ गई तो उसका असर भी आपके भोजन पे पड़ेगा, आप खाना पीना छोड़ देते हो। तो दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, कुपोषण की स्थिति हो सकती है। अब इसे अपने अपने से हटाओ, क्योंकि अब हमें अपनी बात इसलिए समझ नहीं आ रही कि अगर हम एक दिन खाना ना भी खाएंगे तो हम मर नहीं जाते, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर अब उन बच्चों की ओर ध्यान दें जो छोटे बच्चे हैं या अभी जिनका जन्म हुआ है, या ऐसे इलाके की बात करते हैं जहाँ पे पंजाब से बाहर निकल के, या पंजाब में भी कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं, कुछ ऐसे गांव हो सकते हैं, कुछ झुग्गी झोंपड़ियाँ हो सकती हैं जहाँ पे बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिलता। ठीक है, हमारे गांव में भी जो आंगनवाड़ी वर्कर काम करते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर जो हैं, वहाँ पे भी ऐसे बच्चे आ सकते हैं कि जिनका पोषण सही तरीके से नहीं होता, तो वहां पे विकार पाए जाते हैं उन बच्चों में कुपोषण की स्थिति आ जाती है। किस कारण आ जाती है? क्योंकि उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। तो ये इंटरेक्शन है, ये एक संबंध है कि अगर कुपोषण है तो आप बीमार हो जाओगे, ठीक है, या अगर आप बीमार हो गए तो फिर आपकी स्थिति कुपोषण वाली हो जाएगी। ठीक है, ये इंटरेक्शन है इनके बीच में, एक दूसरे से संबंधित है। यही बात आपने सीखनी है इस प्रश्न में कि अगर माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, तो हम संक्रमित हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, या अगर हम कहीं से इन्फेक्टेड हो गए तो हमारे भोजन पे असर पड़ेगा, और वो भी स्थिति कहाँ ले जा सकती है, हमें कुपोषण की ओर ले जा सकती है। ठीक है, बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है, देखें कि अगर बच्चों में, छोटे बच्चों में, उनको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं इसे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम गई होती है, उनको प्रोटीन कम मात्रा में मिलता है, तो उनके शरीर में ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बन जाता है। उसमें क्या होता है, उनके हड्डियों के ढांचे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर उन बच्चों को जिसमें कुपोषण है, जिसे पूरे पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे, अगर कहीं उस बच्चे को दस्त शुरू हो जाए, ठीक है, अगर उसका पेट खराब हो जाए, उसे हैजा दस्त हो जाए, तो ये बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, क्योंकि एक तो वो कुपोषित है पहले ही, ठीक है, और अब उसे अगर हैजा या अतिसार हो गया, अगर उसे दस्त लग गए, तो एक तो उसके शरीर में से पानी और निकलना शुरू हो जाएगा, एक वो उसे भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, तो ये स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, इसमें बच्चों की मौत तक हो जाती है। ठीक है जी, तो ये एक चक्कर है, इसे आपने एक चक्कर के रूप में लिखना है कि अगर कुपोषण हो गया तो हम संक्रमित हो जाएंगे, या हम संक्रमित हो गए तो हमें कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित कुपोषण, कुपोषण संक्रमित, ऐसे ही चलता रहता है ये चक्कर। तो देखें ये प्रश्न है जो इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। भारतीय बच्चों में कुपोषण और संक्रमण अक्सर साथ साथ ही देखने को मिलते हैं। इन दोनों को मिला-जुला असर बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक होता है। यह बच्चे की बीमारी से लड़ने की शक्ति को कम कर उसे कुपोषण व संक्रमण की ओर ले जाता है। दूसरी तरफ संक्रमण के कारण भूख कम हो जाती है, जिससे भोजन अंतग्रहण की मात्रा कम हो जाती है तथा आहार पर लगी प्रतिबंधियां और वह अवशोषण में कमी मिलकर कुपोषण का कारण बन जाते हैं। देखो होता क्या है कि मान लो आपके घर में छोटा बच्चा है, उसे दस्त हो गए, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसे जी खाना पीना बंद कर दो इसका, ठीक है, इसे हल्का फुल्का दो, इसे तो थोड़ा बहुत दूध दे दो, इसे कोई अनाज ना दो, इसकी खुराक बंद कर दो। तो ये तो डबल हमला हो गया ना, एक तो ये कि बच्चा पहले बीमार है, दूसरा उसकी खुराक बंद कर दी, प्रतिबंधियां लगा दी। ठीक है, तो ये चीज़ और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है बच्चे के लिए, ये स्थिति और भयावह हो जाती है। जो गरीब बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि गांव में या बस्तियों में, झुग्गी झोंपड़ियों बस्तियों में, जहाँ पे बच्चों को खुराकी तत्व कम मिलते हैं, पोषक तत्व कम मिलते हैं, वहाँ पे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, फिर उन्हें बीमारियाँ लग जाती हैं, बीमारियाँ इतनी गंभीर हो जाती हैं और बीमारियों के दौरान उनकी खुराक बंद कर दी जाती है। तो वो ये चक्कर जो और गंभीर होता जाता है, जो उन्हें मृत्यु तक ले जाता है। ठीक है, तो आगे देखें, पॉइंट है यहाँ पे, पहले आ गया हमारे पास संक्रमण पर कुपोषण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन इन्फेक्शन। पहले हमने पढ़ना है कि जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, उसका कुपोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो कि एक बच्चे को इन्फेक्शन हो गई तो उसका कुपोषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
प्रतिरक्षी के निर्माण में कमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें अगर बच्चे को संक्रमण है, अगर हमें इन्फेक्शन हो गई, तो इन्फेक्शन का मतलब देखो अभी तक कोरोना ने सभी को ये चीज़ें सिखा दी, इम्यूनिटी 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 करते हैं ना हम सभी। इम्यूनिटी कमज़ोर है जी, ये बड़े बूढ़े इसलिए उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। इम्यूनिटी इम्यूनिटी ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब यही है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षी शक्ति होती है जो हमें बीमारियों से बचाती है। और संक्रमण इन्फेक्शन ये चीज़ तो अब घर घर के बच्चे को पता होगी कोरोना के कारण कि इन्फेक्शन होने से क्या हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इन्फेक्शन हो गई था ना, इसीलिए कोरोना आ गया। तो प्रतिरक्षी के निर्माण में कमी मतलब जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे शरीर में, जो बीमारियों से हमें बचाती हैं, रोगों से लड़ती हैं, जो हमारे अंदर जो सैनिक हैं रक्षी के रूप में, एंटीबॉडीज़ के रूप में जो बीमारियों से लड़ते हैं, उन कीटाणुओं से लड़ते हैं, वायरस से लड़ते हैं, उनकी कमी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हमें खुराक ही नहीं मिल रही, हमें पोषण ही नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे स्थिति क्या हो जाएगी? प्रतिरक्षी जो है, एंटीबॉडीज़ जो हैं, उन पे खतरा आ जाता है, वो कम बनने शुरू हो जाते हैं। अगर वो कम बनेंगे तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो हम बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे और गंभीर होती जाएगी बीमारी, और हमारा जो कुपोषण है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक सुपोषित सामान्य बच्चे को संक्रमण होने का कम खतरा होता है। ठीक है, अगर एक ऐसा बच्चा जो सुपोषित है, सुपोषित मतलब जिसे सही मात्रा में पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती या कम होगी, उसे बीमारी होने का खतरा कम होता है। कहते थे ना कोरोना में, देखो ये चीज़ें याद रखने के लिए हैं। कोरोना में क्या कहते थे कि जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है उसे रोग नहीं होगा, उसे कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। तो किसे कहते थे? बच्चों को कहते थे कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इन्हें रोग जो कम लगते हैं। परंतु नहीं, ये चीज़ ये सोचने वाली है कि जिसकी खुराक अच्छी है, जिसमें पोषक तत्व सही मात्रा में मिल रहे हैं, तो वो सुपोषित रहेगा, सुपोषण मिल रहा है उसे, इसलिए उसे बीमारी होने का खतरा कम होता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा बच्चा संक्रमण का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है। ठीक है, अगर उसे हो भी जाए तो वो उस रोग से लड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुपोषित बच्चों में रोग प्रतिरक्षी पदार्थ, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है रोग प्रतिरक्षी पदार्थ, एंटीबॉडीज, यानी कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। इसी कारण वे संक्रमण का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। सामान्य बच्चे संक्रमण के बाद ही जल्दी ही स्वस्थ भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पर संक्रमण का प्रभाव ना के प्रभाव बराबर ही होता है। किंतु गंभीर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या फिर विटामिन ए की कमी के कारण के दौरान प्रतिरक्षक कारकों का बनना कम हो जाता है। अन्य शब्दों में एक कुपोषित बच्चे की बीमारी से जूझने की क्षमता काफ़ी हद तक क्षीण हो जाती है। क्षीण हो जाती है मतलब कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसके संक्रमित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो वही बात कि अगर कोई बच्चा विटामिन्स की कमी के से जूझ रहा है, पोषण की कमी से जूझ रहा है, तो उसकी बीमारी से लड़ने की शक्ति भी कम हो जाती है। अगला दूसरा पॉइंट है त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली की सुस्वस्थता पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये चीज़ देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल है टॉपिक, फिर भी आपने मोटे तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि चीज़ क्या होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है कि हमारे शरीर में देखें, शरीर में रक्त जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हमारे शरीर में पाइप की तरह के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, पाइप के रूप में। सबसे पहले क्या हमारा गला ही है, ठीक है, जो गला है वो भी एक फूड पाइप है। फूड पाइप जैसे हम कहते हैं कि वहाँ से फूड अंदर जाता है। तो ये चीज़ सोच के देखो कि अगर हमारा जो हम कई चीज़ें ठोस खाते हैं, कई चीज़ें हम सॉफ्ट खाते हैं, कई चीज़ें हम तरल लेते हैं, ठीक है, तो वो जो तरल है या सॉफ्ट है वो चीज़ें तो आसानी से गले में चले जाती हैं। अगर हम कोई हार्ड चीज़ है वो खाते हैं तो वो हमारे अंदर कैसे जाती है? तो उसे जाने के लिए जो हमारी फूड पाइप है वो गीली रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ देखें, ये टेक्निकल है, ये मैं मतलब आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। इसे आपने ये नहीं सोचना कि ये मतलब मेडिकल लाइन की तरह नहीं मैं बता रहा हूँ आपको,
वहाँ पे आपने नहीं सोचना। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हमारे हमारे शरीर में ना पाइप जैसा सिस्टम है, तो जितनी भी पाइप्स हैं, जितनी भी कैविटीज़ हैं, जितनी भी कैलोरीज हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी जो पाइप की परतें हैं उसे गीला रखने वाली चीज़ है, उसे बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो उस एरिया को गीला रखते हैं ताकि वहाँ से भोजन जो है वो आगे आगे चला जाए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। या दूसरी बात एक और कि जब भोजन आंत में जाता है, आंत भी एक पाइप की तरह ही है, ठीक है, मोटे तौर पर समझने के लिए सिर्फ पाइप की तरह ही है, तो उसमें से जो शरीर के खून में पोषक तत्व पहुँचने हैं तो उसके लिए भी देखिए पाइप है, पाइप की जो बाहरली परत है, ऊपरी परत है, वहाँ पे खून के रूप में पोषक तत्व ने पहुँचना है। तो अंदरली परत से बाहरली परत तक आने के लिए रास्ते में भी उसे स्मूथ एरिया चाहिए कि जहाँ से पोषक तत्व निकल कर दूसरी ओर पहुँच जाए। ठीक है, तो इसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। जहाँ पे तो अगर बच्चे को संक्रमण हो जाए, अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होता है कि वो जो श्लेष्मा झिल्ली है उसमें से श्रावण का मतलब क्या होता है कि रसाव, तरल का रसाव बाहर निकलना, तरल का बाहर निकलना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर वो कम हो जाएगा तो भोजन में से जो पोषक तत्व हमारे खून में जाने हैं वो कम जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कुपोषण बढ़ता जाता है। आगे है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण तथा कृमि ग्रसन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड वर्म इन्फेस्टेशन। कृमि ग्रसन का मतलब, कृमि क्या होते हैं? कीड़े, कीड़े, ग्रसन पैदा हो जाना, अंदर बन जाना या अंदर जाना, कीड़ों का अंदर जाना हमारे शरीर में। हम कहते हैं ना कि बच्चे के पेट में कीड़े होंगे, ये पेट की प्रॉब्लम रहती है इसे। ठीक है, इसके पेट में कीड़े होंगे। एक और उदाहरण देते हैं कि बच्चा अगर दांत किटकिटाता है, सोया पड़ा है बच्चा, वो अपने दांत किटकिटाता है, तो हम कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े होंगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बीमारी मानी जाती है बच्चों में कि उसके शरीर में कीड़े चले जाते हैं। ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पहुंच जाते हैं, कितनी तरह के कीड़े होते हैं। मिट्टी से चले जाते हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं बच्चे, उसकी त्वचा के अंदर से चले जाते हैं। हाथ में मिट्टी लगी, गंदी मिट्टी लगी तो चमड़ी से अंदर चले जाते हैं कीड़े, ऐसे भी होते हैं। पाचन तंत्र में पाचन के दौरान खाया गया भोजन विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। इस भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र का सक्रिय होना सही व सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है। कुपोषित व्यक्तियों में पाचन तंत्र की गतिशीलता धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से कृमियों को बढ़ने के लिए और अधिक समय मिल जाता है। इसी कारण गोल कृमियों से होने वाले संक्रमण गंभीर हो जाते हैं। साथ ही इससे पेट व आंत के संक्रमण की म्याद व गंभीरता भी अधिक हो जाती है। तो क्या होता है, देखो कि अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है कि भोजन को पचने में ज़्यादा समय लगता है। क्यों ज़्यादा समय लगता है? क्योंकि जैसे ऊपर श्लेष्मा झिल्ली वाली बात की, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो भोजन में से पोषक तत्व खून में ज़्यादा देर में जाएंगे। ठीक है, कम मात्रा में जाएंगे और ज़्यादा देर में जाएंगे। और जितनी देर हमारे पेट में भोजन पड़ा रहेगा, जितना लंबा समय हमारे पेट में, हमारी आंत में भोजन पड़ा रहेगा, उतना ही वहाँ पर इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बन जाता है। वहाँ पे जो कीड़े हैं उनके पनपने का समय उन्हें ज़्यादा मिलता है, वहाँ रहने का समय ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि भोजन एक तो पच नहीं रहा, वहाँ से पोषण तत्व जो हमें मिल नहीं रहे, कीड़े बन गए हैं पेट में। तो ये स्थिति भी बच्चे को बीमारी की ओर ले जाती है, कुपोषण की ओर ले जाती है। ठीक है, आंत में इन्फेक्शन हो जाना ये आम बात हो जाती है, वहाँ पे कीड़े होना आम बात होती है बच्चों में। अब देखें, पहले हमने पढ़ा, ये 3 पॉइंट हमने पढ़े कि संक्रमण पर कुपोषण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन इन्फेक्शन, कि अगर हमें कुपोषण है तो संक्रमण कैसे हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं पोषण स्तर पर संक्रमण का प्रभाव, कि अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन का हमारे भोजन की मात्रा को प्राप्त करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा रिड्यूस्ड फूड इनटेक, भोजन के अंतग्रहण में कमी, भोजन के खाने में कमी, भोजन के प्राप्त करने में कमी। क्या हो जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा
कि अगर बच्चा बीमार है तो एक तो पहले उसके माँ बाप ही कह देते हैं कि इसे भोजन कम दो, इसकी खुराक कम कर दो, ठीक है, इसे बीमारी और ना हो जाए। और दूसरी बात कि वो बच्चा निढाल होने के कारण, बीमार होने के कारण उसका मन नहीं कर रहा, उसे खाने को कुछ जी नहीं कर रहा, तो इस स्थिति में ये चीज़ और भयावह हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। दस्त या श्वसन संक्रमण से पीड़ित। श्वसन संक्रमण का मतलब क्या है? सांस की जो इन्फेक्शन है, सांस लेने में इन्फेक्शन हो जाना। संक्रमण से पीड़ित बच्चे में जो सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिलता है वह है भूख ना लगना या भूख कम लगना। अक्सर ऐसे बच्चों को खाना अच्छा नहीं लगता या फिर भोजन को पचा नहीं पाते। इसी वजह से बच्चों के भोजन के अंत ग्रहण में कमी आ जाती है। साथ ही संक्रमण के उपचार के दौरान किए जाने वाले प्रतिरक्षों के प्रयोग से भी बच्चे को भूख कम लगती है। प्रतिरक्षों का मतलब यहाँ पे क्या है? जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं बच्चों को, एंटीबॉडीज दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। जब अगर बच्चे का पेट खराब हो जाए या कोई भी बीमारी हो जाए तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, ठीक है। तो जब हम वो चीज़ें ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो उस वक्त भी भूख लगनी कम हो जाती है या वो हमारी भूख पे असर डालते हैं, हमारे पेट पे असर डालते हैं, तो ये चीज़ें भी बीमारी को बढ़ावा देती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पोषक तत्वों के अवशोषण पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये बात मैंने जैसे आपको श्लेष्मा झिल्ली वाले में पॉइंट में करवाई कि पाचन के दौरान विभिन्न पोषक तत्व अवशोषित होकर खून में प्रवेश करते हैं। देखिए ऊर्जा कैसे मिलती है, मैंने कल भी आपको शायद बताया था कि जब हम भोजन खाते हैं, इनटेक किया, स्वेलो किया उसे, फिर उसके बाद वो हमारे आमाशय में गया, ठीक है, भोजन का पचना हुआ, पचने के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब क्या है कि भोजन से जो पोषक तत्व हैं उनको खींचा जाता है। पंजाबी में सौखी भाषा में समझो कि खींचा जाता है। खींचा कैसे जाता है? खून में इससे शामिल किया जाता है पोषक तत्वों को निकाल के। जैसे विटामिन हैं भोजन में, विटामिन को खींच के रक्त में पहुंचा दिया जाता है शरीर के द्वारा, तो वो होता है उसका अब्जॉर्प्शन। जितनी देर पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, हमें कहीं से भी ताकत नहीं मिलेगी। अवशोषित होकर खून में प्रवेश करते हैं। पोषक तत्वों के अवशोषण में कोई भी कमी किसी पोषक तत्वों की कमी को उत्पन्न कर सकती है। देखें, अगर वहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, छोटी आंत में, बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे अगर भोजन का सोखन नहीं हो रहा, सोखन कहते हैं पंजाबी में से, ठीक है, भोजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पोषक तत्व ਜਿਹੜੇ सोख नहीं पाਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ खून ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जा रहा, तो ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ भी चीज़ की कमी आ सकती है। यह देखा गया कि दस्त, खसरा व श्वसन की बीमारियों जैसे संक्रमण के दौरान पोषक तत्वों की अवशोषण में कमी आ जाती है। अंतर्निहित पोषक तत्वों का 60 से 70% भाग ही हमारे शरीर में को उपलब्ध हो पाता है। गोल कृमि जैसे कृमि ग्रसन भी पोषक तत्वों के अवशोषण को कम करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि भोजन जो उन्होंने खाया वो पेट में पचता नहीं, पर बिना पचे ही वो मल के रूप से बाहर निकल जाता है, ठीक है। कीड़े होते हैं पेट में, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन्फेक्शन के कारण, वो भोजन पचता नहीं और सीधे ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से पोषक तत्व क्या मिलेंगे बच्चे को? नहीं मिलेंगे। प्रोटीन की क्षति, क्षति का मतलब हानि होना, लॉस ऑफ प्रोटीन, शरीर में से प्रोटीन का लॉस हो जाना। कुछ संक्रमणों व बुखारों में कुछ पोषक तत्व विशेष तौर पर प्रोटीन शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। इसी वजह से संक्रमण व जवर, ठीक है, जवर का मतलब क्या होता है? बुखार चढ़ना, पर प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया प्रोटीन की क्षति, क्षय। अगर बीमारी है, संक्रमण है, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। आगे खसरा तथा पोषण स्तर, मीजल्स एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। देखिए इसमें से आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है, जैसे खसरा तथा पोषण स्तर हो गया, या अतिसार और पोषण स्तर। मोटे तौर पर आपने जो चीज़ मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये चीज़ है कि अगर इन्फेक्शन हो गई तो फिर क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। अगर कुपोषण है तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगी। तो ये चीज़ अगर आपको कोई भी पॉइंट आ जाए, आपने क्या करना है? खसरा आ गया, खसरे के कारण क्या हो जाता है? खसरे के कारण शरीर में जो विटामिन ए है उसको सोखना कम कर देता है शरीर हमारा, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है? अब्जॉर्प्शन है, जिस चीज़ की अब्जॉर्प्शन कम हो गई उसी की प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। अगर भोजन में
बच्चे को अगर बच्चे को वायरल है इन्फेक्शन, विषाणु के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है खसरा, ठीक है। खसरे में क्या होता है, त्वचा पे दाने हो जाते हैं। दाने होने के कारण क्या हो जाता है कि उसमें शरीर में से पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। विटामिन ए जो है वो कम सोखना शुरू कर देता है शरीर, विटामिन ए जो है उसमें शरीर में कम हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि खसरे के कारण बच्चे में अंधता भी हो सकती है, अंधराता भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पे बच्चों को पोषक तत्वों की कमी होगी वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा होगी। अगर ये बीमारी होने के बाद भी हम ध्यान में नहीं रखते, विटामिन ए की कमी रखते हैं अपने भोजन में, तो ये चीज़ उसको अंधराता तक भी ले जा सकती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको पूछी जाए तो उसे आपने ऐसे ही जोड़ के उसका हल निकालना है, उसे आपने लिखना है। इसके बाद दूसरा है अतिसार और पोषण। ये आपको आ सकता है पॉइंट कहीं भी, किसी भी बड़े प्रश्न में, छोटे प्रश्न में। अतिसार और दस्त, अतिसार और दस्त का मतलब क्या है, डायरिया और न्यूट्रिशन। अतिसार क्या कहते हैं, डायरिया और एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर डायरिया हो गया, अतिसार हो गया, हैज़ा हो गया, दस्त लग गए बच्चे को, तो उस स्थिति में क्या करना है, क्या होगा, उसके पोषण स्तर पर क्या असर पड़ेगा। तो इसमें भी क्या होता है, पेट खराब हो गया, बच्चे को मरोड़े उठते हैं, ठीक है, उसे बार बार दस्त लग रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इस पेट में पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी के कारण क्या होगा, उसे भूख लगनी कम हो जाएगी। एक तो डर के मारे हम भी बंद कर देते हैं भोजन, बच्चा भी डर जाता है कि उसे बार बार दस्त हो रहे हैं, वो खाना पीना कम कर देता है, पेट में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, खाने की मात्रा कम जाएगी, पोषण स्तर गिर जाता है और पोषक तत्वों का अवशोषण। कोई भी बीमारी पूछे आपको, कोई भी बीमारी, उसमें आपने ये लिख देना है कि भोजन में से पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन, ठीक है, उन्हें अवशोषण जो है उनका वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है, इसी कारण बीमारी गंभीर होती जाती है, ठीक है। तो दस्त में क्या होता है, इसके अतिरिक्त दस्त लगने पर काफ़ी मात्रा में शरीर से तरल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तरल पदार्थ के साथ साथ सोडियम और पोटाशियम जैसे खनिज, जिन्हें विद्युत अपघटक भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका पेट खराब हुआ, कभी आपको डॉक्टर ने इलेक्ट्रोलाइट्स दिया होगा, हरा सा पाउडर होता है, हरा सा पैकेट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, वो दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम NaCl, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम होते हैं जो शरीर, ये खनिज हैं, नमक हैं ये। सोडियम क्या है, जो हम घर में खाते हैं, नमक है, NaCl, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड होता है वो NaCl, ठीक है। सोडियम हमारे शरीर में Na पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, तो इनकी कमी हो जाती है, ये नमक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नमक युक्त जो पानी है बच्चे को दिया जाए, नमक का पानी बनाकर या नमक और चीनी मिलाकर पानी बना के उसे दिया जाए। तो वो क्या होता है, ORS होता है, मुडला ORS होता है, प्राथमिक ORS होता है, जो हम घर में बना सकते हैं। निर्जलीकरण हो जाता है बच्चे, निर्जलीकरण मतलब निर्जली, जल के बिना, पानी के बिना, पानी कम हो जाता है शरीर में। ये था आपका टॉपिक कि कुपोषण और जो संक्रमण है या पोषणात्मक स्तर और संक्रमण है, इसके बीच में क्या संबंध है, ये कैसे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो ये पॉइंट आपने एक बार रिपीट करने हैं, ध्यान में से समझना है, पढ़ने भी हैं, ताकि आपको अच्छे ढंग से मन में रहें। जो मैंने मोटे तौर पर आपको बात बताई कि एक चीज़ होगी तो दूसरा उसके साथ अपने आप हो जाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको आसानी रहेगी प्रश्न लिखने में, ठीक है जी।